जैसे ही कैप्टन रघुवीर और सपना शादी के मंडप से उठे, शादी में आए कैप्टन रघुवीर का दोस्त कैप्टन दिलबाग रघुवीर के पास आया और घबराई आवाज़ में बोला, यार ज़रा जल्दी आ, तेरे लिए एक अर्जेंट कॉल है। दिलबाग की बात सुन अपनी नवब्याहता सपना पर एक सरसरी निगाह डालते हुए रघुवीर ने उससे कहा, मैं अभी आया। और वह दिलबाग के साथ कहीं अलग चला गया। अकेली खड़ी सपना अभी सोच ही रही थी कि वह यहाँ खड़े रहकर अपने पति का इंतज़ार करे या वहाँ से अंदर अपने कमरे में चली जाए। तभी उसकी फ्रेंड मीनल ने आकर कहा, अंदर चल सपना, कुछ हुआ है शायद। क्या? सपना ने चौंक कर मीनल से पूछा। पहले अंदर कमरे में चल, मीनल ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। सपना जैसे ही मीनल के साथ अंदर आई, देखा उसके माँ पापा के चेहरे पर गहरा तनाव था और वे दोनों किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। सपना ने अपने पापा कैलाश जी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ पापा, आप लोग किस बात से इतने परेशान हैं? कैलाश जी सपना की बात का कोई जवाब नहीं दे पाते। इससे पहले ही कैप्टन रघुवीर वहां पहुंच गया और बोला, पापा प्लीज़ जल्दी विदाई कीजिए, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। दामाद जी, एक बार आप भी सोच लेते तो अच्छा था। आप तो आज रात ही फ्लाइट से लद्दाख के डेमचोक बॉर्डर पर चले जाएंगे, तो सपना की विदाई भी अपने आने तक के लिए टाल देते तो अच्छा रहता। सपना की माँ आशा जी ने कैप्टन रघुवीर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ फेरों के बाद 3 महीने तक लड़की मायके में रहना तो दूर, मायके आ भी नहीं सकती। अगर सपना रुक गई तो कोई बड़ा अपशगुन हो जाएगा, ऐसा मेरी मम्मी ने कहा है। और वैसे भी मैं मंडप से उठकर सीधा सीमा पर चीन के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, तो मेरे घर वाले किसी भी तरह का कोई अपशकुन हो ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज़ आप लोग भी समझिए ना। सपना को अपने पति कैप्टन रघुवीर पर गर्व हुआ कि उसका पति देश का रक्षक है और साथ ही उसे अपने पति की बात सही भी लगी, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ रघुवीर जी ठीक ही तो कह रहे हैं, कोई अपशकुन हो ऐसा हम क्यों करें। अब कैलाश जी और आशा जी के पास बेटी की विदाई करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। सो आनन फानन में सपना की विदाई भी हो गई और सपना अपने पति कैप्टन रघुवीर को एयरपोर्ट पर छोड़ अकेले अपने ससुराल आ गई। 2 महीने बाद एक दिन काम करते करते अचानक सपना गिरकर बेहोश हो गई। सपना की सास प्रतिमा जी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और सपना को हॉस्पिटल लेकर गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, मुबारक हो मैम, आप दादी बनने वाली हैं, आपकी बहू सपना प्रेग्नेंट है। सुनते ही प्रतिमा जी हक्की बक्की रह गई और बोली, यह कैसे हो सकता है? शादी के तुरंत बाद तो मेरा बेटा बॉर्डर पर चला गया था, फिर? यह तो आप अपनी बहू से पूछिए मैम, डॉक्टर ने पास ही सर झुकाए उदास बैठी सपना की तरफ व्यंग्य से देखते हुए कहा। प्रतिमा जी ने डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सपना से गुस्से में बोली, सपना घर चलो। अपनी सास की ऐसी सख्त आवाज़ सुनकर सपना अंदर से कांप उठी और भारी कदमों से सास के साथ आकर कैब में बैठ गई। घर के अंदर पैर रखते ही जैसे भूचाल आ गया। प्रतिमा जी ने सपना से सख्त स्वर में पूछा, बता, तू मेरे बेटे के नाम का सिंदूर लगा किसके साथ रंग रलियां मना रही है? किसी के साथ नहीं मम्मी जी, तो तेरे पेट में यह बच्चा कहाँ से आ गया? प्रतिमा जी ने दहाड़ते हुए पूछा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है मम्मी जी। वो बोलते हुए सपना जहाँ खड़ी थी वहीं फर्श पर धम से बैठ फूट फूट कर रोने लगी। अगर कुछ गलत नहीं किया है
तो यह पेट किसका है? बता, किसका पाप तू अपने पेट में पाल रही है? सपना के ससुर राधे श्याम जी गुस्से से कांपते हुए चिल्लाए। पापा, वो सपना रोते हुए कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन अपने सास ससुर की गुस्से से जलती आंखें और तमतमाए चेहरे देख डर से उसके शब्द अंदर ही घुटे जा रहे थे। यह ऐसे अपने यार का नाम नहीं बताएगी। इसे कमरे में बंद कर दो। जब 2-3 दिन भूखी प्यासी रहेगी तो खुद ही उसका नाम जबान पर आ जाएगा। जिसके साथ यह हमारे बेटे को धोखा दे गुलछर्रे उड़ाती रही है। राधे श्याम जी ने गुस्से से कांपते हुए सख्त स्वर में फैसला सुना दिया। फिर क्या था? प्रतिमा जी ने आगे बढ़कर सपना के बाल पकड़ लिए और खींचती घसीटती हुई उसे कमरे के अंदर ठेल कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर उसमें ताला लगा दिया। अंदर बैठी सपना की आंखों से लगातार आंसू झर रहे थे और उसकी आंखों के सामने वह मनहूस रात तैर गई थी। रात के 10 बज रहे थे। उसके सास ससुर शहर में ही अपने किसी परिचित की शादी अटेंड करने गए थे और अपने कमरे में लाइट ऑफ कर लेटे उसे हल्की झपकी आ गई थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके गालों पर किसी ने किस किया है और उसकी आंख खोलते खोलते किस करने वाले ने उसके होठों को अपने मुंह में ले लिया था और उसका एक हाथ उसकी साड़ी का पल्लू हटा उसके ब्लाउज के अंदर जा चुका था। सपना ने ब्लाउज के अंदर से हाथ निकाल झटकना चाहा था, पर उस हाथ की मुट्ठी उसके सतनों पर कस कर बंध चुकी थी। सपना ने अपने दूसरे हाथ से उस व्यक्ति को अपने से अलग करने के लिए जोर से परे धकेला और तेजी से उठकर चीखी, कौन? उस व्यक्ति ने तुरंत सपना का मुंह बंद कर उसे जोर से बेड पर धक्का देना चाहा, लेकिन तब तक सपना ने हाथ बढ़ाकर कमरे का स्विच ऑन कर दिया। कमरे में उजाला होते ही सामने खड़े व्यक्ति पर जब सपना की नज़र पड़ी, उसकी आंखें भय और आश्चर्य से फटी रह गई और उसके मुंह से निकल पड़ा, तुम? सपना के सामने उसका देवर महेश खड़ा था, जो मेंटली था। मतलब उसका शरीर तो बड़ा हो गया था, लेकिन दिमाग विकसित नहीं हुआ था। दिमागी रूप से वह एक बच्चे की तरह ही मासूम था। शारीरिक रूप से महेश अपने बड़े भाई रघुवीर की तरह ही लंबा और तगड़ा था। उम्र की मांग के अनुसार उसके अंदर कामेच्छा तो आ गई थी, लेकिन और बाकी सेंस उसके विकसित नहीं हो पाए थे। जैसे ही सपना ने लाइट ऑन की, महेश को गुस्सा आ गया और उसने सपना को जोर से धक्का दे बेड पर गिरा दिया और फिर से लाइट ऑफ कर उसके ऊपर बैठ उसके कपड़े खींच खींच कर उतारने लगा। सपना विरोध करती या चिल्लाती तो वह सपना को जोर का एक थप्पड़ मार उसके कपड़े दोगुने जोर से खींचने लगता। सिवाय अपने हाथ पैर फेंकने, रोने और चीखने के अलावा सपना कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि महेश उसकी जांघों पर बैठा उसे दबाए हुए था। छोटे शहरों के संपन्न परिवारों में घर के साथ काफ़ी ज़मीन लोन आदि के लिए भी रखी जाती है और कैप्टन रघुवीर के घर के चारों तरफ किचन गार्डन के साथ बड़ा लॉन, गैराज सब कुछ था, तो सपना के चीखने की आवाज़ पड़ोसियों तक भी नहीं जा पा रही थी। जैसे तैसे सपना के कपड़े कहीं से खोल तो कहीं से फाड़ महेश बच्चों की तरह खुश हो ताली बजाने लगा और किलकते हुए एक झटके से कमरे की लाइट ऑन करने के लिए उठा। जैसे ही महेश सपना के ऊपर से उठा, करहाते हुए सपना भी उठने लगी। महेश ने उसके कपड़े उतारने के दरमियान कई जगहों पर उसे बुरी तरह से नोच डाला था, जिससे सपना के शरीर से कई जगहों से खून रिस रहा था और दर्द भी हो रहा था। वैसे भी महेश उसकी जांघों पर बैठा था और जांघों पर एक्स्ट्रा वजन आ जाने के कारण उसका पैर सुन्न हो गया था। लाइट ऑन कर महेश ने सपना को उठते हुए देखा तो गुस्सा गया और उसने जोर से एक चांटा सपना के गाल पर मारा। चांटा इतना जोरदार था कि सपना की नाक से खून निकल आया
और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसका सिर चकरा गया और वह निडाल हो फिर से बेड पर गिर गई। महेश के अंदर इतना सेंस तो था नहीं कि वह सपना की हालत समझ सकता। रोशनी में सपना के उजड़े सपनों को देख वह बच्चों की तरह दुद्दू दुद्दू बोलते हुए किलक उठा और जल्दी से अपने कपड़े उतार फर्श पर फेंक सपना के ऊपर लेट उसके सपनों को बेरहमी से दबाते हुए अपने दांतों में उसे जहां तहां काटने लगा। निढाल पड़ी सपना दर्द से बिलबिला कर करहा उठी, लेकिन अपनी कामेच्छा के वश में कैद महेश का ध्यान बस सपना के गुप्त अंगों पर ही था और थोड़ी देर बाद वह मनमाने ढंग से अपनी कामेच्छा पूरी कर सपना से अलग हो कर जोर से हंसने लगा और बोला, भाभी मुझे कपड़े पहना दो। दुख और दर्द में डूबी बिना कपड़ों के बेड पर पड़ी सपना ने जब महेश की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो महेश चिढ़ गया और उसे बुरा भला बोलने लगा। अपने कपड़े उठाकर जैसे तैसे पहनने लगा। इसी क्रम में उसकी नज़र सपना के नंगे बदन पर जहाँ तहाँ आए नाखून के खरोंचों से रिश्ते खून पर पड़ी, जिसे देखते ही महेश संवेदना से भर उठा और उन खरोंचों पर उंगलियां फिराते हुए मासूमियत से बोला, ये कैसे हो गया भाभी? यहाँ से खून कैसे निकल रहा है? सपना ने बेबस आंखों से महेश को देखा और रो पड़ी। वह उससे बोलती भी तो क्या बोलती? उसे तो अपने किए का कोई ज्ञान ही नहीं था। अपने शरीर की मांग की पूर्ति उसने ऐसे की थी जैसे भूख लगने पर वह खाना खा लेता था। सपना को रोता देख महेश उसके आंसू पोंछने लगा और रूंधे गले से बोला, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने मारा? आने दो भैया को, मैं उनसे बोल दूंगा। फिर भैया अपनी बंदूक से उसे ठाएं ठाएं मार देंगे। और फिर वह अपने दोनों हथेलियों को फंसा बंदूक की तरह ठाएं ठाएं बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर तक रोते रहने के बाद सपना उठी। उसकी साड़ी खून से भीग गई थी। उसने अपने कपड़े उठाकर कमरे के अटैच्ड बाथरूम में जा बाल्टी में डाले और शावर खोलकर रोते हुए उसके नीचे खड़ी हो गई। अपनी बेबसी पर उसके आंसू बहते हुए सूख गए और उसकी हिचकियां बंद गई थी। एक झटके में उसके सुंदर सपनों को ऐसे व्यक्ति ने रौंदा था जिसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि उसने क्या अनर्थ कर डाला है। काफ़ी देर तक शावर के नीचे खड़े होने के कारण जब लगातार भीगने से उसके दांत ठंड के कारण बजने लगे तो वह बाथरूम से बाहर निकल आई और जैसे ही उसने अपने भीगे बदन को पोंछ कपड़े पहने उसकी सास ससुर वापस आ गई। सपना के भीगे बाल देख उसकी सास प्रतिमा जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा देख चुप रह गई। हमेशा की तरह कहीं से आते ही सास प्रतिमा जी और ससुर राधे श्याम जी दोनों महेश के कमरे में पहले उसे देखने गए। महेश बेतरतीब तरीके से टेबल पीटते हुए जोर जोर से अस्पष्ट सा कुछ ऐसे बोल रहा था जैसे वह कोई गाना गा रहा हो। प्रतिमा जी ने महेश के सर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए पूछा, मेरा राजा बेटा कैसा है? जवाब में महेश और जोर जोर से टेबल बजाते हुए हो कर हंसने लगा। तभी राधेश्याम जी की नज़र महेश के बरतरीब कपड़ों पर गई तो उन्होंने चौंक कर पूछा, बेटा तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों हैं? जवाब में खुश हो महेश अपने दोनों हाथों से अपने कपड़े खींचते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसे खुश देख प्रतिमा जी और राधेश्याम जी भी खुश हो गए और प्रतिमा जी ने हंसते हुए दुलार भरे स्वर में कहा, क्या कहना चाहते हो बेटा? हंसना बंद करो, कहो ना। लेकिन महेश के पास खुश होने के अलावा कोई शब्द नहीं थे। उसे आज जिस कामेच्छा की तृप्ति मिली थी वह तो इसे भी समझ नहीं पाया था। उस तृप्ति की अभिव्यक्ति रूप में उसके पास हंसने के अलावा और कोई शब्द नहीं थे। इधर अपने कमरे में बैठी सपना सोच रही थी कि वह अपनी सास से अकेले में आज महेश की करतूत जरूर बताएगी। जब रात थोड़ी अधिक हो गई और उसके ससुर अपने कमरे में सोने चले गए और सास सोए महेश का सर सहलाती उसके कमरे में अकेली रह गई तो सपना सास के पास जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई।
लेकिन तभी उसे एक ऐसी घटना याद आई जिसने उसके बढ़ते कदमों को आगे बढ़ने से रोक दिया। सपना को अपनी शादी के समय का वह दृश्य याद हो आया जबकि पंडित जी ने फेरों के पहले हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित की थी। तब मंडप से थोड़ी दूर बैठा महेश हाथ में पानी की बोतल लेकर अचानक आग लग गई बोलकर दौड़ते हुए आया और वहां बैठे लोग अभी कुछ समझ पाते इससे पहले ही पानी की पूरी बोतल हवन कुंड में उझलकर अग्नि बुझा दी और आग बुझ गई बोलते हुए हो कर जोर से हंसने लगा। महेश की इस हरकत पर मंडप पर बैठा रघुवीर और मंडप के पास बैठे राधेश्याम जी और प्रतिमा जी भी महेश को स्नेह से देखते हुए हंसने लगे थे। जबकि हवन कुंड की अग्नि बुझते ही सपना के पापा कैलाश और माँ आशा जी के मुंह से अचानक जोरों से निकल पड़ा, हाँ यह कैसा अनर्थ हो गया। कैलाश जी और आशा जी के मुंह से यह वाक्य सुनते ही कैप्टन रघुवीर सहित राधेश्याम जी और प्रतिमा जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था और राधेश्याम जी ने तब गुस्से से दहाड़ते हुए कहा था, आप दोनों और आपकी बेटी भी कान खोल कर सुन ले कि महेश हमारे परिवार का ऐसा बच्चा है जिसकी न तो किसी शरारत पर हम गुस्सा होते हैं और ना ही हम सब यह बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई इसके किसी काम पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बात कहे। समझ गए आप सब? हवन की अग्नि दोबारा प्रज्वलित हो जाएगी। नहीं। राधेश्याम जी की बात खत्म होते ही प्रतिमा जी गुस्से से उठ खड़ी हुई और सख्त स्वर में बोली, रघुवीर मंडप से उठो, अब यह बारात बिना शादी के वापस जाएगी। प्रतिमा जी का यह निर्णय सुनते ही कैलाश जी तुरंत उनके पास आ उनके पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए बोले, समधन जी ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी और अपनी पत्नी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बेटी सपना भी जीवन भर कभी ऐसी गलती नहीं करेगी, मैं वादा करता हूँ। माफ़ी कैसी कैलाश जी? हमने शादी के पहले ही महेश की मेंटल कंडीशन के बारे में आप सबको साफ साफ बता दिया था, फिर भी आपको यह बात याद नहीं रही। और हाँ, जब शादी ही नहीं हुई और ना ही होगी तो मैं आपकी समधन कैसे हुई? प्रतिमा जी ने रुखाई से कहा। यह सुनकर आशा जी भी भागती हुई प्रतिमा जी के पास आई और रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, दीदी आप हमसे बड़ी हैं, हम छोटों के अपराध भूल समझकर माफ़ कर दीजिए। आप लोग भी तो महेश से काफ़ी बड़े थे, क्यों उसकी अनजाने में हुई एक छोटी सी भूल को नज़रअंदाज नहीं कर सके? फिर केवल बड़े होने के नाते मैं ही क्यों माफ़ करूं? प्रतिमा जी ने गर्दन टेढ़ी कर कड़वा मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा मत कहिए दीदी, हमारी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल रखिए प्लीज़ दीदी। ऐसा कह रोते हुए आशा जी ने प्रतिमा जी के पैर पकड़ लिए और रोंधी आवाज़ में बोलने लगी, माफ़ कर दीजिए दीदी, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़ दीदी। दूसरी तरफ अपने माँ पापा को ऐसे रोते गिड़गिड़ाते देख सपना का चेहरा तमतमा गया। वह शादी के मंडप से उठने लगी, लेकिन तभी सबकी नज़र बचा कैप्टन रघुवीर ने सपना का हाथ पकड़ हल्के से दबाते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ आंखों के इशारे से उसे आश्वस्त करता हुआ धीरे से फुसफुसा कर कहा, मुझ पर भरोसा रखो। कैप्टन रघुवीर का आश्वासन सुन सपना मंडप पर बैठी तो रही, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रघुवीर ने सपना को रोते देख अपने पॉकेट से रुमाल निकाल चुपचाप उसके हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान प्रतिमा जी के ड्रामे पर था, इसलिए किसी ने रघुवीर को ऐसे करते नहीं देखा। पर महेश चारों तरफ हक्का बक्का होकर देख रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने रघुवीर को रुमाल निकाल कर सपना को देते देख लिया और मासूमियत से ताली बजाकर बोलने लगा, भैया रुमाल, भैया रुमाल। सबने सोचा महेश रघुवीर से रुमाल मांग रहा है, इसलिए किसी ने उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तभी राधेश्याम जी की तेज दहाड़ से सभी सन रह गए। उन्होंने मंडप पर बैठे अपने बेटे से कहा, रघुवीर तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा?
तुरंत उठो मंडप पर से, हमें निकलना है। फालतू के ऐसे ड्रामे से मुझे सख्त नफरत है। पिता की दहाड़ सुन रघुवीर तुरंत मंडप पे से उठ गया। रघुवीर को ऐसे मंडप पर से उठता देख सपना ने उसे रोकना चाहा, लेकिन बिना सपना की तरफ देखे रघुवीर तेजी से अपनी माँ की तरफ बढ़ गया। फिर उसने अपनी माँ और पापा को एक तरफ एकांत में ले जाकर जाने क्या कहा कि 5 मिनट के अंदर ही उन दोनों का रुख बदल गया और उन्होंने शादी की रस्म आगे बढ़ाने को कहा। साथ ही प्रतिमा जी महेश को लेकर वहां से चली गई, यह कहते हुए कि अब इसके सोने का टाइम हो गया है तो होटल में सुलाने ले जा रही हूँ। इस घटना से सपना के मन में कैप्टन रघुवीर के प्रति सम्मान और विश्वास काफ़ी बढ़ गया था और इसी कारण रघुवीर के कहने पर उसने अपने माता पिता से रघुवीर की बात मान बिना उसे अपनी विदाई स्वीकार कर ली। बीती बातें याद करते हुए कमरे में बंद सपना की रोते रोते हिचकियां बंद गई। वह धीरे से उठी और कबर्ड खोल उसके परस में रखा रघुवीर का दिया रुमाल निकाल लिया। फिर उसे अपने से चिपका रोते हुए वह बेड पर कटे पेड़ की तरह गिर गई। लेकिन रुमाल अपने से चिपका लगातार रोते हुए उसके मन में उम्मीद की एक किरण कौंध रही थी कि रघुवीर के आते ही जब वह उसे सारी घटना बताएगी तो रघुवीर उसे जरूर निर्दोष समझेगा और उसके ऊपर छाए दुख के ये काले बादल छंट जाएंगे। फिर वह इस अनजाने गर्भ से मुक्त हो रघुवीर के साथ चली जाएगी और उसके साथ रहते हुए एक सुखी जीवन जिएगी। ऐसे ही कभी निराशा में रोते और कभी उम्मीद में खुद को डांडस बंधाए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक किसी के तेज बोलने की आवाज़ से उसकी आंख खुली तो वह आ रही आवाज़ को ध्यान से सुनने लगी। राधेश्याम जी बोल रहे थे, 24 घंटे से अधिक हो गए उसे भूखे प्यासे कमरे में बंद किए। कुछ खाने पीने को दे दो, नहीं तो मरमरा गई तो उसके मायके वाले दहेज हत्या का केस ठोक देंगे। अरे कैसे ठोक देंगे केस? हमारे पास भी तो इस बात का सबूत है कि बिना हमारे बेटे के वह प्रेग्नेंट हो गई। हम भी कहेंगे कि हमने जब उसके यार का नाम पूछा तो उसने आत्महत्या कर ली, प्रतिमा जी ने चिढ़ते हुए कहा। यह सुन राधेश्याम जी को जैसे कुछ याद आया। उन्होंने पूछा, क्या उसका फ़ोन उसी के पास है? मैं तुम्हारी तरह कम अकल नहीं हूँ। बंद करने से पहले ही मैंने उसका मोबाइल छीन लिया था, चिढ़ कर कहते हुए प्रतिमा जी जो मन में आने लगा बड़बड़ाने लगी। पत्नी की बड़बड़ाहट से बचने के लिए राधेश्याम जी ने टीवी खोलकर उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया ताकि प्रतिमा जी की बड़बड़ाहट उसके कानों में न पड़े। टीवी पर न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ रही थी। लद्दाख के डेमचोक बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच चल रहा युद्ध दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के कारण आज बंद हो चुका है। इस युद्ध में आज तक शहीद हुए जवानों की लिस्ट इस प्रकार है: कर्नल जंग बहादुर, कर्नल विशाल सक्सेना, कैप्टन दिलबाग, कैप्टन रग और अंतिम नाम। जब तक न्यूज़ रीडर पूरा बोलती अचानक बिजली चली गई। कमरे में लेटी सपना यह सुनते ही चौंक कर एक झटके से उठ बैठी और उसकी मुंह से जोर से निकल पड़ा, क्या रघुवीर शहीद हो गए? दूसरी तरफ प्रतिमा जी, हे भगवान ये क्या हो गया, बोलते हुए फर्श पर धम से बैठ गई और अपनी छाती पर मुक्का मारते हुए जोर जोर से यह बोलते हुए रोने लगी, इस डायन ने तो मेरे बेटे को ही खा लिया, मेरा हीरा जैसा लाल चला गया। फिर जाने क्या सूझा, वह उठ खड़ी हुई और रोते हुए, हाय रे मेरा बेटा कहाँ चला गया, बोलते हुए उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया जिसमें सपना को बंद कर रखा था। अंदर बैठी सपना की तो जैसे उम्मीद ही टूट गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह रघुवीर का दिया रुमाल मुट्ठी में भींचे मुँह बाएं सूखी निराश और बेजान आंखों से छत की तरफ देखती एक मुर्गे की तरह बैठी थी।
प्रतिमा जी ने कमरे में अंदर घुसते ही सपना के बाल पकड़ खींचते हुए चिल्लाकर कहा, क्यों री चुड़ैल, मेरे बेटे को खाकर तेरे सीने में ठंडक पड़ गई। लेकिन प्रतिमा जी ने जैसे ही सपना के बाल पकड़कर खींचे, सपना का शरीर एक तरफ लुढ़क कर गिर गया। यह देख प्रतिमा जी जोर से चीखी, अरे यह तो मर गई। तो दोस्तों ये था हमारी आज की कहानी का पार्ट। कहानी का अगला पार्ट तक कल तक का वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।